बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। पीपीएससी ने रिसेंटली असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की 90 सीटें अनाउंस की और उसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की भी हैं और लेडी सुपरिटेंडेंट जेल की भी हैं। बिग अपॉर्चुनिटी है पीपीएससी के जितने भी एस्पायरेंट हैं कि इसमें अच्छी तैयारी करें और सीटें भी ज़्यादा हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ की हैं तो वो 36 सीट्स थी। इसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार की हैं तो वो 26 सीट्स थी। तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। इसका जो सेशन है उसकी डिटेल व्हाट्सअप कर दी है सबको और वहाँ पे जो है ना वो चैनल मौजूद है। अगर यूट्यूब के इनबॉक्स में देखें तो यहाँ पे भी लिंक मौजूद है, यहाँ पे डायरेक्टली आप जो है ना वो ओपन कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसको जो है ना वो लिंक मिल जाएगा। तो अब इसका जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है वो मैं इंशाल्लाह एक लेक्चर में शेयर करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों के साथ मैं पास पेपर को डिस्कस करूँ। पास पेपर के हिसाब से पीपीएससी ने प्रीवियस पास पेपर में कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाई, कहाँ कहाँ से उन्होंने पेपर्स लिए, किस किस एरियाज़ से लिए, तो वो सब कुछ जो है ना वो विजिबल हो जाएगा। तो उसके बाद में आप लोगों के साथ जो है ना उसके सोर्सेज और सेल्फ स्ट्रेटजी और सेशन के अंदर जो चीज़ें करवानी हैं और आप लोग किस तरह से जो है ना आप लोगों को भी लेक्चर्स मिलते रहेंगे यूट्यूब पे इंशाल्लाह, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि हम 2016 में जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का जो पेपर होता है हम उससे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, हु रिक्वेस्टेड अल्लाह टू अलाउ हिम टू एग्जिस्ट फ्रीली अंटिल द डे ऑफ जजमेंट। अल्लाह से किसने कहा कि मुझे जो है ना वो श्योरिटी दें, मुझे छूट दें जो है ना वो आखिरत तक मैं तेरे बंदे जो हैं उनको वरगलाऊँगा। लेकिन फिर अल्लाह ने भी आगे से जवाब दिया कि जो तकवा को फॉलो करेगा, जो मुझे मानेगा, ए शैतान तेरे हाथ में वो नहीं लगेगा। तो ये शैतान की बात हो रही है। इबलीस ने जो है ना वो कहा था, जब हज़रत आदम को अल्लाह ने कहा कि सजदा करो तो इसने कहा मैं तो मिट्टी से बना हुआ हूँ, आग से बना हुआ। हज़रत आदम जो है ना वो मिट्टी से बने हुए हैं, तो मैं अफजल हूँ। ठीक है ना। तो शैतान का पूछ सकता है या फिर इबलीस का। लेकिन इसका जो इबलीस जो है ना पहले जिन था, ठीक है ना, जिन्नात की सिफत में सरदार था उनका। फिर अल्लाह ने इनको इज़्ज़त दी, इनको अफजल बनाया, फिर इनको फ़रिश्तों का भी सरदार बना दिया। इसका पहला जो नाम था वो अज़ाज़ील था। अज़ाज़ील इसका नाम पूछ लेता है कि इबलीस का नाम क्या था। तो फिर बाद में जब इसने इनकार किया आदम को सजदा करने से, अल्लाह ने कहा आप वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। फिर कुछ नाम थे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिए, तो उनसे पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिए, तो तब फरिश्तों को जो है ना रियलाइज़ हुआ कि अल्लाह जो है ना वो बेहतर जानते हैं। तो इबलीस इसका जो है ना वो सही है, मैं इस पर टेक नहीं करूँगा क्योंकि जो है ना वो ख़राब हो जाएगा पेपर। चलो छोटा छोटा टिक कर देता हूँ। एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज़ आल्सो नाउन एज कमर्शियल बैंकिंग, सर्कुलर बैंक, क्रेडिट बैंक, साइबर बैंक। अब ये जो ऑनलाइन जो बैंकिंग है इसका मैं आपको पूरा जो है ना वो मैं थोड़ा इन डेप्थ में जाऊंगा ताकि आप लोगों को हर क्वेश्चन के साथ बाकी एरियाज़ भी जो है ना वो कवर हो जाए और पास पेपर करने का तरीक़ाकार भी इसमें से आपको मिल जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा लेक्चर सुनते हुए। कोई चीज़ मिले नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मैं अगर आपको बताऊँ कि 1960 का जब दौर था ना, 1960s का दौर, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एटीएम जो है ना वो डेवलप हुआ है। ठीक है, बैंक के बगैर जिसमें बैलेंस चेक करना है और कोई नकद जो है ना कैश निकालना है या फिर बस सादा लेन देन जो है ना वो इंक्वायरी वगैरह करनी है तो एटीएम जो है ना वो यूज़ किया जाता था। 8-10 साल के बाद 1970s की इरा में ईएफटी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। सबसे पहले जो है ना वो बैंकों के दरमियान जो है ना वो जो है ना वो पेपर की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कम हो गई, मतलब जो पेपर पे सारा कुछ इस्तेमाल था वो कम हो गया। उसके बाद जो है ना वो ऑनलाइन जो है ना वो पेमेंट जो शुरू हो गई बैंकों के दरमियान। ठीक है, फिर 1980s का दौर आता है तो होम बैंकिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो यूज़र्स थे कंप्यूटर के को जो अपने टेलीफोन लाइंस के ज़रिए उसके साथ कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते थे और उसको बैंक के साथ कनेक्ट करते थे और बैंक के साथ फिर अकाउंट कनेक्ट करते थे और वहाँ से जो बैलेंस चेक करना है या किसी को ट्रांजैक्शन करनी है तो वो करते थे। लेकिन जैसे 90s का दौर आया है, 1990s का, तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुई है और यूएसए का जो फर्स्ट बैंक है, उसका नाम भी फर्स्ट बैंक है, उसने जो है ना वो ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट जो है ना वो लॉन्च की। कब लॉन्च की? 1994 में। वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का प्रॉपरली जो है ना वो आगाज़ होता है।
कि लोग घर से घर तक, अब आज लोग देखते हैं ना कि दुकान पे जाएँ तो वहाँ से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा, यूबीएल, एमसीबी, जिधर भी करना है, ठीक है ना। तो 2000 तक आते आते ये सारी चीज़ें इतनी एडवांस हो गई थी कि 2000 की जो सदी है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट होती है। और आज देख लें कि सारा बिजली के बिल भी पे करने हैं, तो इस तरह करके 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि 1960 एटीएम जो है ना वो कब इंट्रोड्यूस हुआ है, ईएफटी कब इंट्रोड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, फिर होम बैंकिंग कब जो है ना वो आई है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कब आई है, मोबाइल बैंकिंग, ये सारे के सारे जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ठीक है ना। इसके अंदर एक आता है साइबर बैंक, ई बैंकिंग भी कह सकते हैं, डिजिटल बैंकिंग भी कह सकते हैं, या ऑनलाइन पेमेंट सर्विस भी कह सकते हैं, वेब भी कह सकते हैं, ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड जो है ना वो बैंकिंग भी कह सकते हैं। ये 8-10 इसके नाम हैं, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद है फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन द सब कॉन्टिनेंट वाज अवार्डेड टू रविंद्र नाथ टैगोर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, कृष्णा मेनन, डॉक्टर रमन। अब सब कॉन्टिनेंट की बात होती है तो यहाँ पे रविंद्र नाथ टैगोर ये सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन जो है ना वो ये था। अब इसका भी सुन लीजिए, रविंद्र नाथ टैगोर फर्स्ट एशियन भी इनको कहा जाता है, फर्स्ट नॉन यूरोपियन भी कहा जाता है, और फर्स्ट इंडियन भी कहा जाता है, कि जिसको पीस प्राइज़ मिला था, ठीक है। अब ये बंगाली शायर भी थे, फ़लसफ़ी थे, मौसीकार भी थे, ठीक है। 1861 से लेके 1941 तक का इनका जो है ना वो इरा है, और इन्होंने जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया ना बंगाल का रेनेसांस है, ठीक है। रेनेसांस लेके आए हैं, वहाँ पे उन लोगों को शऊर आया है। इनके जो फादर थे वो थे दाबिंदर नाथ, ठीक है, ब्रह्मा समाज के जो है ना वो लीडर थे। ब्रह्मा समाज आप लोगों को पता है क्या था। अब क्योंकि ये शायर थे तो इनकी जो वजह शोहरत है, जिसकी वजह से इसको जो है ना नोबेल प्राइज़ मिला है, वो है कि इन्होंने 8 साल की उम्र में शायरी लिखना स्टार्ट कर दी थी। और इनकी जो मशहूर शायरी जो मजमुआ है वो है गीतांजलि। अगर मैं आप लोगों को साथ साथ थोड़ा सा समझा भी पाऊँ तो गीतांजलि जो है ना इनका सबसे पहला जो ना शेरी मजमुआ है। इसी गीतांजलि की बेस पे इनको 1913 में लिटरेचर में जो है ना वो मिलता है नोबेल प्राइज़, ठीक है। तो इनके जो इनके जो नगमे हैं, बहुत सारे नगमे इन्होंने लिखे हैं, जिनमें जो मुझे मिले हैं वो 2232 के करीब हैं, जिन्हें रविंद्र संगीत कहा जाता है, ठीक है। और क्योंकि ये बंगाल की मौसीकी का हिस्सा है, और इनके नाम से एक इदारा बनता है जो आगे चल के वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है ना वो बन जाती है। और ग्लोबल इम्पैक्ट इसका इतना आता है कि जो जना गन्ना मन्ना के नाम से जो भारत का तराना है, कौमी तराना, वो भी इसके नगमे से लिया किया है। और अमार शुनार बंगला, ये बांग्लादेश का कौमी तराना है, ये भी इसके नगमे से लिया किया है। इसकी वजह से इसको जो है ना वो तख्लीक़ कार नगमा का भी जो है ना वो कहा जाता है। और फिर 1915 में इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना वो बरतानवी हुकूमत जो है ना वो सर का ख़िताब देती है, लेकिन ये ख़िताब 1919 में ये वापस कर देते हैं बरतानिया सरकार को। क्यों? 1919 में जलालियांवाला बाग की जो है ना मसाकरी जो होती है उससे इनका जो है ना काफ़ी हार्ट होता है। तो ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इनकी हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसमें एक और सवाल भी आता है प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। अमर्त्य सेन एक इकोनॉमिस्ट हैं, ये भी 1933 के ईयर में ममतापुर बंगाल में पैदा होती हैं, और इनको जाना जाता है इकोनॉमिक जस्टिस की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, और सोशल वेलफेयर की वजह से। इनको आगे चल के 1998 में नोबेल प्राइज़ मिलता है। पॉवर्टी की मेजरमेंट करती हैं और उसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर कैसा, तो उसकी वजह से इनको जो है ना वो नोबेल प्राइज़ मिलता है। और ये थ्योरी भी इनकी है डेवलपमेंट एज फ्रीडम के नाम से, ये उनकी थ्योरी है, इंसानी फलाह बहबूद के लिए लिखती हैं। और इनकी 3 किताबें आप लोगों ने याद रखनी है। पहली जो इनकी किताब है द आइडिया ऑफ जस्टिस, दूसरी इनकी किताब है पावर एंड जस्टिस, तीसरी है
द आर्गूमेंटेटिव इंडियन। ये 3 किताबें इनकी जो है ना मुझे याद रखनी है, और इनकी फ़िलासफ़ी जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया है कि ऐसे राइटिंग जो भी स्टूडेंट करता है वहाँ पे केस स्टडी इस्तेमाल कीजिएगा, आपका आर्गूमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ वाज रिटन बाय, ये नावल है, इसको जो है ना वो चार्ल्स डिकन ने लिखा है। चार्ल्स डिकन इनका जो है ना वो सही जवाब है। अच्छा, अब चार्ल्स डिकन के नावल के बारे में कुछ सवाल आते हैं, वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ सॉल्व कर देता हूँ। अब ये टेल ऑफ टू सिटीज़ है, ये जो नावल है, पहला तो इसके जो थीम्स है ना, वो थीम्स आप लोगों को याद रखने हैं कि इस नावल का जो क्रक्स है ह्यूमन राइट्स, ये है, रेवोल्यूशन है, या फिर आप ये कह सकते हैं सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस कह सकते हैं। मतलब इंसानी हकूक़ के बारे में जो है इनके ऊपर लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? इस नावल के अंदर 2 शहरों की बातें हैं, एक है इंग्लैंड और उसके साथ है फ्रांस। इन 2 शहरों की कहानियाँ मौजूद हैं, उसमें 2 पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है, जिनका जिक्र है। 1809 में ये प्रॉपरली पब्लिश होता है, लेकिन 1789 में इनको तरतीब दी जाता है, क्योंकि उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है। पूरे फ्रांस में, पूरे यूरोप में जो है ना, जिसमें रेनेसांस आ जाता है, एक डेवलपमेंट आती है। मॉडर्न जो फ्रांस बना हुआ है ये 1789। आप लोगों को पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इनको मारा और कई सारी जंगें लड़ी। एस.टी. हेलिना में फिर बाद में उसकी जो है ना वो मौत होती है, उस वहाँ पे जेल, साउथ अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसके साथ, ठीक है। अब ये जो रेनेसांस आता है, इसमें फ़र्क ये था कि जो किंगशिप थी, जिसको पोप बोला जाता था, उसके बाद नोबिलिटी थी, उसके बाद थे बोर्जुआइज़, जिसमें आप कह सकते हैं कि मज़दूर तबका होते हैं। ये वाले थे मिलिट्री के ऑफिसर्स और जनरल्स, और पोप जो थे, जिस तरह हमारा प्राइम मिनिस्टर है, मतलब सबसे हाईएस्ट पोस्ट। ये दोनों जो स्टेट थी, इनको स्टेट बोला जाता है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट। ये थर्ड स्टेट के ऊपर जुल्म करती थी, टैक्सेस लगाने, सारा दिन काम करना, ना मजदूरी करवानी, शाम के वक्त जितना पैसा इकट्ठा होता है वो ले लेते थे। तो इसकी वजह से जो है वो रेनेसांस आया, रेवोल्यूशन की शक्ल इख्तियार कर किया, और रेवोल्यूशन फिर ऐसा आया 1989 से 1800 तक कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इनको मारा, ठीक है। तो ये वाली बात है। फिर इसमें 2 पर्सनैलिटीज़ का जिक्र है, एक चार्ल्स डार्लिंग का जिक्र है और एक सिडनी कार्टन का जिक्र है। चार्ल्स डार्लिंग जो है ना, ये फ्रेंच जो है ना वो अरिस्टोक्रेट फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, जो ख़ानदान के जुल्म सितम से तंग आके, जो कि ये पोप और नोबिलिटी के साथ ताल्लुक़ रखते थे, दूसरों को हकूक़ खाते थे, तो उन्होंने अपना जो है ना वो ख़ानदान छोड़ के इंग्लैंड चले गए थे। और सिडनी कार्टन थी, वो अपने आप को एक अफसोसनाक जो है ना वो ये कह सकते हैं मायूस इंसान खुद को समझते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हर वक्त जो ना शराब के नशे में होते थे। लेकिन फिर यह है कि उनको मोहब्बत का जज्बा आया, उन्हें फिर कुर्बानी दी अपने जो है ना दोस्त लूसी के लिए, तो फिर जैसे उसका ज़िंदगी का मकसद पूरा होता है। इस नावल में सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है, जो आप ऐसे राइटिंग में भी कर सकते हैं, इट वाज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वाज़ द बेस्ट ऑफ टाइम। तो ये इस नावल की जो पूरा थीम है इसके ऊपर रिवॉल्व करता है। इसको आप केस स्टडी में लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपका आर्गूमेंट जो है ना वो बहुत अच्छा होगा। इसके साथ इसने एक और दिया हुआ है खुशवंत सिंह का। खुशवंत सिंह 1915 से 2014 इसका इरा, 2014 में इनकी डेथ होती है। ये भारतीय साफ़ी भी इनको बोला जाता है, और ये मुसन्निफ़ भी हैं, सियासतदान भी थे, वकील भी थे। मज़े की बात यह है कि हज़ारा हरीपुर जो पाकिस्तान है ना, उसमें ये पैदा होते हैं, और इनकी सबसे मशहूर जो तख्लीक है, जो इनकी बुक है, वो है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान। जब हिंदुस्तान डिवाइड होता है तो उसमें जो है ना वो फिर जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, जिस तरह ट्रेनें आती थी उसमें लाशें ही लाशें, ठीक है ना, तो उसके जुल्म स्तम बर्बरियत पे उन्होंने लिखा है। और फिर ये कॉलम भी लिखते रहे हैं हिंदुस्तान टाइम में और फिर द नेशन में। ये वाला यहाँ पे सवाल क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रिलेटेड टू यूएनओ वाज एग्जिस्टेड बिफोर द वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार टू से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो पहले से मौजूद थी? 1914 से 1819 तक जो है ना वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद लीग ऑफ नेशन बनती है। लीग ऑफ नेशन बनती है 1920 में, ठीक है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनती है 1948 में, और ILO जो डेवलप होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो बनती है 1919 में। इसके अलावा फूड एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बनती है वो बनती है 1945 में।
और IMF बनता है 1944 में। इनकी प्रॉपरली इन्फोर्समेंट होती है 27 दिसंबर 1945 में। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पुराना यहाँ पे जो जिसका बनता है, जो ऑर्गेनाइजेशन पुरानी है, वो ILO बनती है, क्योंकि ILO 1919 में बनी है। और इसके एक साल बाद जो है ना लीग ऑफ नेशन बनती है। लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी कि वर्ल्ड वार 1 के बाद वर्ल्ड वार 2 ना हो, लेकिन वो फेल हो गई, वर्ल्ड वार 2 हो गई, जिसके बाद जो है ना वो UN बनता है ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के तहत, जिससे वर्ल्ड बैंक और IMF बनते हैं, जिसमें पूरी दुनिया में डॉलर को लॉन्च कर दिया गया था, जो पाकिस्तान में मसला ही ख़त्म नहीं हो रहा है। द फर्स्ट वुमन पुलिस स्टेशन वाज सेटअप इन, ये इस्लामाबाद में बनाया गया था, फर्स्ट वुमन पुलिस स्टेशन। और इसकी डेट भी पूछ लेता है 1994 इसकी डेट है, और 25 जनवरी। ठीक है, तो ये आप लोग इसको याद रखेंगे। नेम द प्रिंसली स्टेट अदर देन कश्मीर विच काज्ड अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें जो है ना वो जूनागढ़ है, यहाँ पे जूनागढ़ है, कश्मीर है, तो ये वाली स्टेट्स थी। जूनागढ़ का जो, चलें इसकी डिटेल में नहीं जाते। रेयर व्यू मिरर ऑफ फॉर ड्राइविंग इस ऑफ विच टाइप, तो ये कनकेव होता है। एक्रोफोबिया। अब तीनों, इट इज़ अ फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट जो होता है ना उसको कहते हैं एक्रोफोबिया। एक्रो का मतलब होता है हाइट। डॉग्स है, इसका हम बोलते हैं सिनो। ठीक है, और फियर का मतलब हो गया फोबिया, ये हो गया सिनोफोबिया। अब वाटर होता है एक्वा, एक्वा मीन वाटर, तो ये बन के एक्वाफोबिया। तीनों कंप्लीट हो गए। सांटियागो इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। सांटियागो जो है ना वो चाइल का जो कैपिटल है सांटियागो, चाइल का कैपिटल हो गया। और इटली का आप लोगों को पता है रोम है, ब्राज़ील का ब्रासिलिया है, और क्यूबा का हवाना है। करेज सिस्टम इज़ प्रैक्टिस्ड ओनली इन, करेज सिस्टम पहले देखें कि ये अंडरग्राउंड जो वाटर टनल्स बनाए जाते हैं ना, जो ऐसे एरियाज़ जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पे जो है ना वो नहरी पानी जाना मुश्किल है और ट्यूबवेल लगाना मुश्किल है, तो वहाँ पे करेज सिस्टम बनाया जाता है। अंडरग्राउंड टनल्स बनाए जाते हैं। टनल्स के अंदर जो है ना वो फिर बोरिंग की जाती है, तो वो पानी को सतह ज़मीन तक ले आती है, फिर वहाँ से जो है ना पहाड़ी इलाके में जो है ना पानी ट्रांसफ़र किया जाता है। तो करेज सिस्टम, दुनिया का सबसे बड़ा करेज सिस्टम जो है ना वो ईरान में है, जिसमें वो करमान का इलाका उनका आता है और यज़्द का इलाका आता है। इन दो इलाकों में सबसे बड़ा करेज सिस्टम डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना वो बलूचिस्तान के इलाके में ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, बलूचिस्तान में यहाँ पे डेवलप है। ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना का कुछ हिस्सा और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो है ना यहाँ पे मौजूद है, बाकी में जो है ना वो मौजूद नहीं है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है इसके साथ। पैरा ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड फॉर, अब पैरा ओलंपिक गेम जो ना फीफा वर्ल्ड कप है, हॉकी है, इस तरह बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, इस तरह के सवाल वो पूछता है, आप लोगों ने बहुत बहुत देखे हैं। पैरा ओलंपिक गेम जो है, पैरा ओलंपिक गेम POG में लिखूँगा, ठीक है ना। इसका ओरिजिन जो होता है 1948 में होता है ओरिजिन, जिसमें सर लुडविग गटमैन ये होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 जो होती है उसमें इतना खून खराबा होता है कि हर जगह पे खून ही खून नज़र आता है, और लोग इतने जो है ना अपाहज हो जाते हैं, हैंडीकैप हो जाते हैं, डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं। अब ये जनरल फिजिशियन थे, जर्मन भी थे और जनरल फिजिशियन भी थे। अब ये चाहते थे कि इंसानी खिदमत की जाए, तो इन्होंने जो है ना वो डिसेबिलिटी के लिए जो है ना वो जो गेम्स का जो है ना वो लॉन्च किया, वो पैरा ओलंपिक लाती हैं बाद में, ठीक है। इन्होंने स्पोर्ट्स का कंपटीशन वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है ना वो लॉन्च किया है। जो स्पाइनल कार्ड की इंजरी का शिकार थे, मकसद ये था कि उनको हील करना है। और स्टोक मंडीवेल हॉस्पिटल है जहाँ पे इनका जो है कंपटीशन होता है, और सबसे पहले यहाँ पे आर्चरी जो है ना वो इंट्रोड्यूस की जाती है, आर्चरी की गेम, ठीक है। तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी इसको ऑर्गेनाइज़ करती है, और यहाँ पे पहली जो है ना ओलंपिक गेम होती है, जो बाद में जाके ओलंपिक बनती है। मकसद क्या है कि जितने लोग भी जो है ना इसमें वाउंडिंग उनकी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज आई हैं, बाकी हाथ टूटे हैं, जिसम में जो है ना वो कोई भी जो है ना वो अगर जो है ना वो इंजरी आई है, तो उनकी बहाली और सेहतयाबी थी। ऐसे अच्छे इंसान भी हैं। तो फर्स्टली ये ऑफिशियली जो है ना वो इंट्रोड्यूस होती है एज अ पैरा ओलंपिक गेम 1960 में, और इसका पहला इवेंट जो है ना वो 1960 में समर ओलंपिक के नाम से होता है। समर पैरा ओलंपिक गेम इटली में होती है, इटली में जो कैपिटल रोम है, जिसमें से 400 एथलीट जो थे उन्हें इसमें हिस्सा लेते हैं, और 23 कंट्रीज से आते हैं।
जिसमें व्हील चेयर, स्विमिंग, बास्केटबॉल, इस तरह की जो है ना वो टोटल 8 स्पोर्ट्स थी। ये सारे पीपीएससी के क्वेश्चंस हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं आप लोगों को एडिशनल डिटेल बता रहा हूँ जी पापी, और इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो है ना वो इसको जो है ना वो कंडक्ट किया। पहले वाली जो गेम थी 1948 में जो होती है, इसको इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी ने किया है। 1989 में दोनों कमेटीज़ मर्ज की जाती हैं, यहाँ पे इवेंट होस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है समर ओलंपिक का, फिर आता है विंटर ओलंपिक का, और हर ओलंपिक जो है ना वो 4 साल बाद होती है। ओलंपिक का जो ड्यूरेशन है वो 4 साल के बाद है। अब आप लोगों को पता चलेगा कि फ़र्स्ट समर ओलंपिक 1960 में होती है, तो फर्स्ट विंटर ओलंपिक जो होती है वो 1976 में होती है। कहाँ पे? स्वीडन में होती है। और 1992 में जो पैरा ओलंपिक गेम्स होती हैं बार्सिलोना में समर ओलंपिक्स नाम से होती हैं, जहाँ पे स्पोर्ट्स ऐड की जाती हैं। कुछ स्पोर्ट्स जिसमें वॉलीबॉल है, पैरा डाइंग है, पैरा एथलीट्स हैं और पैरा स्विमिंग है, इस जैसी जो है ना वो स्पोर्ट्स ऐड की। इसका जो मोटो है उसको हम कहते हैं स्पिरिट इन मोशन। ठीक है, चाहे जैसे भी इंजरी हो गई है, मूव करना है। तो 2024 में जो है ना वो पेरिस में होती हैं 17th समर ओलंपिक पैरा ओलंपिक्स थी। ठीक है, 2024 में है, तो फिर 2028 में होंगी ये समर वाली, और ये कहाँ पे होंगी? 2028 वाली लॉस एंजल्स, जहाँ पे जंगल को आग लगी थी वहाँ पे होंगी। लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, दोनों कंट्रीज़ जो है इसको होस्ट करेंगे। अच्छा, 2020 में होती हैं विंटर ओलंपिक्स, जो बीजिंग चाइना में होती हैं, बकायदा जिसका बाईकाट भी किया जाता है। तो उसके बाद 2020 में नहीं, 2024 में होती हैं, जिसमें बाईकाट करता है अमेरिका, और इमरान खान जो है ना इसमें जो है ना पाकिस्तान को भेजता भी है, वो इनके साथ देता है, जहाँ से ताल्लुकात ख़राब भी होते हैं। फिर 2026 में होनी है, तो ये इटली में होनी है। इटली में, जिसको मिलानो के नाम से भी जाना, मिलानो कॉर्टिना के नाम से भी जो है ना वो जाना जाता है। और बाकायदा ये सवाल आया हुआ है पीएमएस में। ये कुछ डिटेल थी, उम्मीद करता हूँ सारे सवाल इसमें क्लियर हो चुके होंगे। उसके बाद सवाल है महाबत खान मास्क इस सिचुएटेड, ये पेशावर में है, और जिसको बाद में जो है ना फायर के ज़रिए इसको डिस्ट्रॉय भी किया जाता है। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान द फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन। पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस से पहले 3 रेडियो स्टेशन मौजूद थे। पेशावर रेडियो स्टेशन था जो 1935 में बनाया गया, लाहौर रेडियो स्टेशन था जो 1937 में बनाया गया, और इसके साथ जो है ना वो ढाका रेडियो स्टेशन था जो 1939 में बनता है। 1937 में जो लाहौर रेडियो स्टेशन है 1937 में बनता है। तो इसमें पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस जो आज़ादी वो नशर की जाती है। ये सवाल आता है कि नशर किस रेडियो स्टेशन पर की जाती है? लाहौर वाले में। लेकिन ये बनता कहाँ पे है? फर्स्ट रेडियो स्टेशन ये कराची में बनता है। ठीक है, तकसीम हिंद के बाद जो बनता है। 14 अगस्त 1948 को लियाकत अली खान इसका इफ्तिताह भी करते हैं। यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, इसका उसने एब्रीविएशन पूछा हुआ है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस है। इंटरम गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड इन इंडिया इन 1946, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और ये 7 हैं टोटल, तो आप लोग इसको कर भी सकते हैं, ख़ुद भी कर सकते हैं। तो अगर सारी की मैं डिटेल बताऊँगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। हु इज़ द ओनली वन इन द फॉलोइंग हु हैज़ वन द नोबेल प्राइज़ ट्वाइस? लिनस कार्ल पालिंग ने जो है ना वो 2 बार लिया है, एक 1945 में लिया है और एक 1956 में लिया है। ये आप लोगों ने चेक कर लेना, वेरीफाई। नेल्सन मंडेला को 1993 में मिलता है, जेंडर अपार्थीड के नाम पे, अपार्थीड साउथ अफ्रीका के नाम से। अनचार्ज पार्टिकल एटम में होते हैं, वो न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो सर्कल में घूमता रहता है। महाराजा रंजीत सिंह वाज अ कंटेम्प्रेरी, इसको जो कंटेम्प्रेरी कहा जाता है लॉर्ड क्लाइव के, जिन्होंने जो है ना बैटल ऑफ प्लासी लड़ी है, नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी थी उन्होंने। हेडक्वार्टर ऑफ आसियान डेवलपमेंट बैंक ये मनीला में है, और मनीला आप लोगों को पता है कि ये फ़िलिपाइन का जो है ना वो दारुल हुकूमत है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, तो रिसीव इसका जो है ना वो सही है। द सेशन ऑफ सेनेट इज़ प्रिजाइडेड ओवर। अब देखो पिछला लेक्चर मैंने जो आप लोगों को ASF का दिया है उसमें प्रेपोजिशन पूछी हुई थी कि द मीटिंग वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्रिजाइडेड ओवर का मतलब है क़यादत करना, तो चेयरमैन करता है इसकी क़यादत। बीजिंग इज़ द न्यू नेम ऑफ, ये पीकिंग का जो है ना वो पुराना नाम था। टू आंसर अक्यूरेटली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन अ क्विक फिनिश, टू फिनिश क्विकली, फिनिशिंग क्विकली, यू फिनिश क्विकली। अब ये कॉन्सेप्ट है, इस तरह तुक्के नहीं लग सकते। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मोर इम्पॉर्टेंट दैन एक फ्रेज़ है। ठीक है, फ्रेज़ है।
अब जब भी ये आता है तो इसके बाद ज़्यादातर फॉर्मल जो पैटर्न है वो जेरेंड इस्तेमाल जो है ना वो इन्फिनेटिव इस्तेमाल होता है। और इन्फिनेटिव में पिछले लेक्चर में बताया है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसका मतलब है जब ये है तो इसका पैटर्न ये आना है, ठीक है। इस्तेमाल फिनिशिंग क्विकली भी हो सकता है लेकिन ये इनफॉर्मल है। अगर होता ना इट्स नो यूज़, इट्स वर्थ, कांट हेल्प, बी यूज टुडे, लुक फॉरवर्ड, हैव डिफ़िकल्टी, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे जो है ना मतलब 2-3 कंपैरिजन्स हैं जहाँ पे जेरेंड इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं जेरेंड को। अदरवाइज यहाँ पे जो है ना वो क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, टू आंसर अक्यूरेटली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू फिनिश अक्यूरेटली। यहाँ पे किसी फिजिकल पार्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसी बात है जिसको आप छू नहीं सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये उसकी बात हो रही थी, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ऑफ द फॉलोइंग प्लेज विच प्ले हैज़ नॉट बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। एज यू लाइक इट उन्होंने लिखा है, किंग लियर भी लिखा है, कॉमेडी ऑफ एरर्स भी लिखा है, आर्म्स एंड द मैन जो है ना ये जॉर्ज बर्नर्ड शॉ का जो है ना वो नॉवल है, उसकी राइटिंग है, ये उसने लिखा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर इज़ इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 20%, द फाइनल वैल्यू ऑफ द नंबर। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब ये कह रहा है कि एक नंबर है, अब उस नंबर को यहीं पे कर लें कि नंबर उसने नहीं दिया कि कौन सा नंबर है, मैं कह लेता हूँ कि एक 100 नंबर है। अब ये कह रहा है कि इसमें जब 20% इंक्रीज़ होता है, 20% ऑफ 100, कौन सा नंबर, इस 100 का, तो ये कितना बनता है। तो 100 है प्लस 20% है किसका, 100 का, तो मल्टीप्लाई कर दें 100। अब 20% घटाएंगे तो बटा 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, प्लस 100 हो जाएगा। ये 100 से 100 कट किया, 100 प्लस 20 120। अब ये कह रहा है कि एक नंबर जब 20% इंक्रीज़ होता है तो वो 120 बन जाता है। लेकिन जब 120 में को 20% डिक्रीज़ करेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, ये इसमें सवाल पूछ रहा है। अब ये कह रहा है कि इसमें 20% डिक्रीज़ करना है, इसी का 20% किसका, 120 का, 120 माइनस 20% ऑफ 120, 20% घटाएं तो 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 120, ठीक है। अब इसमें देखें ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 बनता है, तो 100 में से 24 निकालें, ये 120 था, सॉरी ये 120 था, ठीक है। तो 120 में से 24 निकालें तो पीछे बचता है 96। अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या था 100, हमारे पास अभी क्या है 96, दोनों को कंपैरिजन करें तो 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। अब यहाँ भी ये पूछ रहा है कि नेट वैल्यू क्या आ गई, फाइनल वैल्यू। अब ये पूछ रहा है कि डज़ नॉट चेंज, चेंज तो हुआ है 4% अप या डाउन, 2% ये तो गलत है, इंक्रीजेज बाई 4% इंक्रीज़ नहीं हुआ, 100 से कम हुआ है, डिक्रीज़ बाई 4%, ये 4%। अब डिक्रीज़ निकालना कैसे होता है, अब यही है एक ओरिजिनल में से जो है ना वो जो रिज़ल्ट आया है उसको माइनस कर दें, ये तरीकाकार होता है। वैसे एक फार्मूला भी है, उसको छोड़ दें, फिर कभी आप लोगों को डिस्कस करूँगा। ग्रीनविच एसोसिएटेड विद ग्रीनविच मीन टाइम इज़ सिचुएटेड इन, ये इंग्लैंड में एक गांव है लंदन का, 1984 में ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस होती है वाशिंगटन डीसी में, वहाँ पर डिसाइड होता है कि एक इमेजिनरी लाइन या लो एक इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन के साथ जो है ना वो कनेक्ट किया जाता है, जिससे दुनिया का एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया। और पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है GMT+5, अमेरिका का है GMT-5। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस वाज प्रोमलगेटेड कब होता है, तो ये 1980 में होता है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है, प्रेसिडेंट आदि अमीन वाज फोर्स्ड टू गो इन एक्साइल इन 1979, इन विच कंट्री डिड ही स्पेंड मेजर पार्ट ऑफ एक्साइल पीरियड एंड इवेंचुअली डाई। अभी कह रहा है कि आदि अमीन प्रेसिडेंट थे जिनको जो है ना जेल में भेज दिया गया 1979 में, किस कंट्री में उन्होंने जो है ना वो ज़्यादातर पार्ट जो है ना वो जेल का काटा, तो ये सऊदी अरेबिया जद्दा की जो जेल है सबसे ख़तरनाक जेल है। अब ये युगांडा के तीसरे प्रेसिडेंट थे और इन्हें जुल्म इतने किए हैं जो आज गज़ा में देखने हो रहे हैं। ये समझ लें कि ये वही है, नेतन्याहू से कम नहीं है। क्यों?
कि ये ब्रिटिश जो है ना वो आर्मी में ये समझ युगांडा के मिलिट्री ऑफिसर थे, बाद में इन्हें जो है ना वो मिलिट्री को लगा दिया, ठीक है ना, और हुकूमत छीन ली 1971 में। 1971 में हुकूमत छीन ली और 1979 में ये हुकूमत पे रहते हैं। 1979 में इनको ओवरथ्रो कर दिया जाता है, ठीक है। और माओ अपराइजिंग जो है ना ये इन्होंने कीनिया में भी लॉन्च कर दी, ठीक है। और जिसकी वजह से फिर बाद में इसको जो है ना कैप्चर करके जद्दा सऊदी अरब की जेल में भेज दिया। क्या 1979 से 2003 में इनकी डेथ होती है। इस सवाल की जो है ना ये हिस्ट्री है। आर्कियोलॉजिकल साइट बम्बोर इज़ लोकेटेड इन, ये कहाँ पे मौजूद है? ठट्ठा में। ठट्ठा कहाँ पे है? सिंध में। अब ये मैथ के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। विच आर द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू ड्यूरेंट लाइन। अब यहाँ पे बामियान, हीरत, ये तकरीबन सारे ही बनते हैं। अब सवाल की जो है ना वो यहाँ पे मिस्टेक नज़र आ रही है। वैसे तो जनरली ये ठीक है, लेकिन तकरीबन सारे ही बनते हैं ये वाले। एलिमेंट विच इज़ मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, ऑक्सीजन है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग फ्राम सक्सीड, ये वाला ठीक है। कौन से साहबी हैं जो फर्स्ट हाफिज़ कुरान है? ये हज़रत उस्मान है। आइडेंटिफाई द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला, तो इसके मुताबिक यहाँ पे जो है ना वो अरेबियन पेनिनसुला है। मैथ का सवाल है, इसको छोड़ दीजिए। आयतुल कुर्सी इज़ पार्ट ऑफ विच सूरा इन होली कुरान, तो सूरा अल बकरा में 255 जो आयत है ये, और ठीक है, और ये सबसे लंबी आयत नहीं है। मेक श्योर करना है जो बोरो करने वाली आयत है ना वो है सबसे लंबी जो है ना वो आयत। अब यहाँ पे देखें, अफ़गानिस्तान प्रोविंस ऑफ बदख्शान, नूरिस्तान, कुनार, नंगरहार, पाक्तिया, खोस्ट, पाक्टिका, ज़बूल, कंधार, हेलमंद, निमरोज़, ये सारे के सारे जो है ना वो ड्यूरेंट लाइन के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगते हैं। मतलब KPK और जो बलूचिस्तान वाला एरिया ना इनके साथ लगते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो हेडक्वार्टर। आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है, और G8 का जो हेडक्वार्टर है वो नहीं है। D8 का हेडक्वार्टर इस्तांबुल तुर्की में है, और अरब लीग का जो है ना वो इजिप्ट कायरो में है। 1945 में बनती है ये। लाइट ट्रेवल्स एट माइल्स पर सेकेंड, तो कितने स्पीड से ये चलती है? 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। पेडागोगी, ये टीचिंग की साइंस को बोला जाता है। कंडोलीज़ा राइस वाज द अमेरिकन, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और 66th सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। 2005 से 2009 तक रही हैं, और 8th डायरेक्टर भी रही हैं जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें। पॉलिटिकल साइंटिस्ट थी, और ये लड़की का नाम है, लड़का नहीं है। गांधी जी टॉक्स वर हेल्ड इन 1944 टू डिस्कस द CR फार्मूला प्रिपेयर्ड बाई, राजा गोपाल आचार्य ने इसको प्रिपेयर किया था। करेक्ट ऑप्शन क्या? आई हैव एंगेज्ड हिम टू एक्ट एज माई। अच्छा, ये कौंसल, ये भी कोई स्पेलिंग नहीं है सही, और ये भी कोई स्पेलिंग सही, मतलब ये दो वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब ये कौंसल है, ये ग्रुप होता है, मतलब गैदरिंग जहाँ पे लोग मिलकर कोई फ़ैसला करते हैं। अब ये कौंसल होता है मशवरा देना, रहनुमाई करना, किसी को लीगल एडवाइज़र रख लेना, सिंपल। आई हैव इंगेज्ड हिम, मैंने उसको इंगेज किया, टू एक्ट एज माई कौंसल, लीगल एडवाइज़र के तौर पे। जब भी कोई मीटिंग की बात होती है इस तरह करके ना आप कर सकते हैं। ऑल्दो ही वाज एंड न्यू एट द गेम, असद न्यू द अदर्स वाज प्लेइंग इनकरेक्टली। अब ये कह रहा है कि अगरचे वो न्यू था, अब न्यू है ना तो इसका मतलब है वो अभी एक्सपर्ट नहीं है, इनिशियल स्टेज पे है, बिगिनर है। लेकिन असद यहाँ पे कह रहा है कि असद न्यू द अदर्स वर प्लेइंग इनकरेक्टली। तेरी बात है, अगर वो न्यू है, वो एक्सपर्ट नहीं है, तो इसका मतलब है वो बिगिनर है तो फिर वो गलतियाँ करेगा। तो असद ने देखा कि वो दूसरे भी गलत खेल रहे हैं, इसका मतलब है कि एक्सपर्ट तो वो है नहीं। एंथुजियास का मतलब है कि उसको इंटरेस्टी जो है ना वो किसी चीज़ के बारे में इंटरेस्ट होता है। अथॉरिटी है कि उसका दिल नहीं करता है। नोविस है, इसका मतलब होता है बिगिनर, ये सही है। द मेन केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स, सोडियम क्लोराइड होता है, शुगर होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है, या कैल्शियम सल्फेट होता है। तो इसमें कैल्शियम फास्फेट होता है, और फास्फेट जो है ना वो आप लोगों को पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें भी होता है
तो इसमें से इसकी वजह शोहरत ये भी है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द सार्क कंट्रीज़, ये मालदीव्स की है। इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान 6 सितंबर 1955 में 1965 में, 12 दिसंबर को भी नहीं किया, 11 को भी नहीं किया, 6 को भी नहीं किया, ये 17 दिन जो है जंग रहती है। हु वाज द प्रेडिसेसर ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन? लॉर्ड वेवल थे। सिनोनिम ऑफ एग्जाम्पलीफाई, एग्जाम्पलीफाई का मतलब होता है मिसाल देना, तो ओवर भी नहीं है, आंसर भी नहीं है, समरी भी नहीं है, इलस्ट्रेट इसका जो है ना वो सही जवाब है। सार्कोसेंट मीन्स सेक्रेड, क्लेवर, वेल्थी, हम्बल। सार्कोसेंट का मतलब होता है मुतबर्रिक, मुक़द्दस, तो यहाँ पे सेक्रेड का मतलब भी होता है मुक़द्दस। तो आज का लेक्चर यहीं पे मैं एंड करूँगा, बाकी जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आप लोग को पूरा प्रॉपर जो है ना वो एक प्लान दिया जाएगा। अब ये लेक्चर सुना करें और शेयर भी किया करें, और आप लोगों का दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। A teacher is working and efforting for all of you. Thank you.